हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है किया चौहान। यहाँ पे हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, घटनासार जो आपकी करंट अफेयर्स की बुक है 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो गाइस, जो आज हम पार्ट करने जा रहे हैं वो है आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, और ये है इस बुक का पार्ट 7। ठीक है, इसी 5 दिन में इस बुक को हमें कंप्लीट करना है। चौथा डे चल रहा है आज। ठीक है, और ये 5 नहीं तो गाइस 6 दिन में हो ही जाएगी। ठीक है, ये 5 दिन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार आप सिलेबस देख सकते हैं, हमने क्या क्या कर लिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कर लिया है। ये वाला पार्ट हमारा आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट आज हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कल में गए हमको क्या है, ये पूरा कंप्लीट करना है। ये अप्रॉक्स 45 पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये कल में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये कंप्लीट नहीं होगा, ये कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब आज और फिर कल। ठीक है, चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी। तो इसमें लिखा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया। फिर इसमें लिखा है अग्नि बिजली क्षेत्र की कंपनी जो आपका है NBFC और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है 13 सितंबर 2021 को जारी किया है, और 7 साल के लिए जारी यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत जो है 1.841% रखी गई है। तो यह जो यूरो ग्रीन बॉन्ड है भारत की ओर से जारी किए जाने वाला अब तक का जो है पहला यूरो मूल्य वर्ग का जो है ग्रीन बॉन्ड है, और इसके अलावा यह किसी भी भारतीय NBFC द्वारा पहली बार जारी किया गया क्या है, यूरो है। फिर लिखा है बॉन्ड जारी करने के साथ ही PFC ने अपने अंतर्राष्ट्रीय धन उगाने के लिए यूरोपीय बाजार में भी जो है प्रवेश कर लिया है। फिर इस क्षेत्र में कोई नया निजी निवेश नहीं होने के कारण क्या है, ताप विद्युत उत्पादन में दबाव के कारण PFC अपने ऋण पोर्टफोलियो में एक उल्लेखनीय बदलाव देख रहा है। फिर ऐसी संभावना है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रेषण तथा वितरण आगे चलकर PFC द्वारा उधार लेने के साथ साथ लिफ्ट सिंचाई, विद्युत गतिशीलता और ऊर्जा दक्षता जैसे नए क्षेत्रों को आकर्षित करेगा। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी मिल गई है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो 15 सितंबर 2021 को बैठक हुई है, उसमें उच्च स्तर के कर्ज से जूझ रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो है सुधार की मंजूरी है। दूरसंचार कंपनियों की तरलता की जरूरत है के लिए कुल 9 ढांचागत और 5 जो है प्रक्रियात्मक जो है सुधारों की मंजूरी दी गई है। फिर लिखा है घोषित इस राहत पैकेज से रोजगार के अवसरों की रक्षा और सृजन और स्वस्थ और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, तरलता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहन करने और दूरसंचार सेवाएं प्रदाताओं पर नियामक बोझ के कम होने की उम्मीद है। फिर लिखा है समायोजित शकल राजस्व की परिभाषा में बदलाव अब सभी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को AGR से हटा दिया गया है, और 1 अक्टूबर 2021 को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर जो है विलंबित भुगतान पर ब्याज की दर CSBI MCLR +2% जो है सूत्र के आधार पर कम हो जाएगी। फिर इसमें लिखा है लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता शुल्क और सभी प्रकार के शुल्क के भुगतान पर जुर्माना पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। फिर लिखा है दूरसंचार क्षेत्र के वैधानिक बकाया पर 4 साल के लिए जो है छूट की घोषणा की गई है। 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो गया। सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में FDI को जो 49 से बढ़ाकर 100% कर दिया है। फिर लिखा है अब से स्पेक्ट्रम नीलामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाएगी, और भविष्य में नीलामी स्पेक्ट्रम की अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड के स्थानांतरण के लिए अब KYC की आवश्यकता नहीं होगी। फिर लिखा है GDP संबंधित क्या है अनंतिम आंकड़े। तो लिखा है अप्रैल-जून 2021 के GDP संबंधित अंतिम आंकड़े जो है केंद्र सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा 31 अगस्त 2021 को जारी किया जाएगा, और इन आंकड़ों के अनुसार संदर्भित तिमाही में 2011 से 12 के स्थिर मूल्यों पर GDP पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में जो है 20.1% जो है अधिक रही है। फिर लिखा है पिछले वर्ष समान अवधि में GDP में 24.4% की गिरावट दर्ज की गई है। तो NSO के इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2021 के दौरान
स्थिर मूल्यों पर जीडीपी रुपये 32.38 लाख करोड़ रुपए रहा, और जो पिछले वर्ष अप्रैल जून 2020 में रुपये 26.95 लाख करोड़ था। फिर लिखा है इस प्रकार स्थिर मूल्यों पर जो है 20.1% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, और प्रचलित मूल्यों पर इस अवधि में जीडीपी में वृद्धि जो है 31.7% आकलित की गई। फिर लिखा है जीवीए की बात करते हैं तो इसकी जीवीए की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि इस तिमाही में जहां दर्ज की गई है, वहीं विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए में जो है 49.6% तथा निर्माण क्षेत्र में 68.3% की गिरावट और अप्रैल जून 2021 में दर्ज की गई है। फिर सीएसओ के इस आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2021 की तिमाही में देश में सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए में वृद्धि 18% रही है, और अंतिम आंकड़ों में अप्रैल जून 2021 की तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जो है जीवीए रुपीज़ 30.48 लाख करोड़ रुपए आकलित किया गया है। पिछले वर्ष समान अवधि में क्या है आपका ये रुपए कितना था 25.466 लाख करोड़ था। फिर इसमें लिखा है एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही की तुलना में 2021-22 की पहली तिमाही में देश में कोयले के उत्पादन में 8% और सीमेंट के उत्पादन में 52.9% और इस्पात के उत्पादन में 103.1% और वाणिज्यिक वाहनों के बिक्री में 234.4% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 2020-21 की पहली तिमाही की तुलना में 2021-22 की पहली तिमाही में बंदरगाहों पर क्या है माल की ढुलाई 26.5%, हवाई अड्डों पर माल की ढुलाई में 118.6% और हवाई अड्डों पर क्या है यात्रियों की संख्या में 366.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहीं पे लास्ट लाइन लिखी है 2021-22 की दूसरी तिमाही के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े एनएसओ द्वारा अब जो है 30 नवंबर 2021 को जारी किए जाएंगे। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था। वर्ष 2020-21 में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में जो है 6% की कमी आई है। तो लिखा है कोरोना ने अर्थव्यवस्था की किस तरह से प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया है इसका अंजाम इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 15 राज्यों में जो आपका जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले कम रही है। फिर 9 राज्यों जैसे ऐसे हैं जहां पर जो है पिछले 2 वित्त वर्षों के स्तर पर क्या है स्तर तक क्या है नीचे गिर गई है। तो इसमें कौन कौन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। फिर 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय जो है 6% तक की कमी आई है। फिर आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई जो रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है, ये पहली बार है कि आरबीआई ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव पर एक समग्र रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1997-1998 के बाद से लेकर वर्ष 2020-21 तक के दौरान राज्यों की इकॉनमी की तस्वीर जो है प्रस्तुत की गई। तो इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि विगत 24 वर्षों में सिर्फ 1 या 2 बार ही प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आई है। 2020-21 में भारत की आर्थिक जो है विकास दर शून्य से 7.3% नीचे रही है। फिर लिखा है राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्ष 2020-21 में 86,659 रुपीज़ थी, और 17-18 में ये थी 87,586 रुपीज़ से भी कम। फिर लिखा है 4 विगत वर्षों में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है 1,35 रुपीज़ से घटकर कितनी हो गई 99,694 रुपीज़ हो गई है। तो पिछले दो वित्त वर्ष में भी प्रति व्यक्ति जीडीपी में जो है 8.23% की कमी आई है। ये पूरा आकलन जीडीपी की स्थिर कीमतों पर। तो आरबीआई के अनुसार 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है 6.06 और 6.06%, चंडीगढ़ 2.67, हिमाचल प्रदेश 2.54, हरियाणा 0.53 और झारखंड 4.71, पंजाब जो है आपका 5.12 और राजस्थान जो है 4.31% जो है गिरी है। फिर लिखा है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार उन राज्यों में से है जिसमें इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति जीडीपी की राशि जो है 29,092 रुपीज़ से बढ़कर कितनी 31,000 जो है 70 रुपीज़ हो गई है। फिर लिखा जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, तेलंगाना, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य है जिनकी प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी राशि इन 2 विगत वर्षों के दौरान कम नहीं हुई है। हालांकि अगर वर्ष 2019-20 से तुलना करें तो 22 राज्य अपना बजटीय प्रपत्र आरबीआई को दिया है और इसमें से जो है 15 राज्यों में प्रति व्यक्ति जीडीपी कम हुई है। फिर लिखा वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्न उत्पादन में चौथा अग्रिम अनुमान। तो इसमें फसल चक्र 2020-21 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के चौथे अग्रिम अनुमान
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 11 अगस्त 2021 को जारी किया गया। तो इससे पूर्व क्या है, इस वर्ष की कृषिगत जो है उत्पादन के पहले जो है अग्रिम अनुमान मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 को उस समय जारी किया गया था जब केवल खरीफ उपज के संबंध में आंकड़े उपलब्ध थे। तो बाद में 24 फरवरी 2021 को अग्रिम अनुमानों में जो है रबी खरीफ दोनों के उपजों के जो उत्पादन के आंकड़े हैं। ठीक है, तो इन दोनों आंकड़ों में संशोधन के बाद तीसरा अग्रिम अनुमान 25 मई को जारी किया गया है, जबकि चौथा जो है आपका 11 अगस्त को जारी किया गया। फिर इसमें लिखा है कि आंकड़ों में 2020-21 में गेहूं, चावल सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया है। चना, मक्का, मूंगफली, सरसों के उत्पादन के साथ साथ कुल तिलहन का भी उत्पादन इस वर्ष जो है रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है। और अन्य वंश उपजों के उत्पादन में पूर्व वर्ष 2019-20 की तुलना में जो है 20-21 में वृद्धि हुई है। तो इसमें लिखा है कृषि मंत्रालय के 11 अप्रैल के अग्रिम अनुमानों के तहत जो है आपका 2020-21 में प्रमुख फसलों के उत्पादन के अनुमान देखिएगा। इसमें लिखा है कुल खाद्यान्न आप देख सकते हैं 308 मिलियन टन है का रिकॉर्ड है। और इसमें लिखा है चावल का 122 मिलियन टन है, गेहूं 109 मिलियन टन, फिर यहाँ पे पौष्टिक या मोटा अनाज की बात करें 51 मिलियन टन है आपका, मक्का 31, दलहन जो है आपका 25, अरहर आपका 4.28 है आपका, चना 11.99 है, तिलहन 36.10 मिलियन टन है, और फिर सोयाबीन आपका 12.9, रैपसीड पर सरसों आपकी 10 है, मूंगफली आपकी 10.21 है, कपास 35.38 है, जूट मेस्ता आपका 9.5। देखिएगा इसे एक चीज़, जो कपास है उसमें लिखा है 35.38 मिलियन गांठें हैं ये। ठीक है, मिलियन टन नहीं होता, ये गांठें हैं प्रति 70 किलोग्राम है। फिर लिखा है जूट और मेस्ता की बात करें तो 9.56 मिलियन गांठें हैं और प्रत्येक किलोग्राम में। ठीक है, और इसमें लिखा है कि जो गन्ना है वो 399 मिलियन टन। फिर लिखा है कृषि मंत्रालय के नवीनतम अग्रिम अनुमानों में 2020-21 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 308.65 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया। इससे क्या है, इससे पूर्व जो दूसरे अग्रिम अनुमान में ये जो है 303 मिलियन टन और तीसरे अग्रिम अनुमान में 305.44 जो है मिलियन टन अनुमानित। फिर इसमें लिखा है 2019-20 में प्राप्त किए गए 297.50 मिलियन टन की तुलना में 11.14 मिलियन टन अधिक है। फिर लिखा है यह उत्पादन पिछले 5 वर्षों में प्राप्त औसत उत्पादन से 29.77 मिलियन टन अधिक है। फिर गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है 2020-21 के दौरान चावल का उत्पादन 122 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान, और यहाँ वर्ष 2019-20 से प्राप्त किए गए 180 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में जो है 3.4 मिलियन टन अधिक है। फिर हम बात करेंगे 2020 के चावल उत्पादन में पिछले 5 वर्षों की बात करें तो गाइस ये कितने मिलियन टन अधिक है आपका, ये है आपका 9.83 मिलियन टन अधिक है। फिर गेहूँ की अगर यहीं पर बात करते हैं तो कुल उत्पादन गाइस 20-21 का कितना 109.52 लिखा है, और 19-20 का गाइस कितना है ये है, और उसमें कितनी वृद्धि हुई है 1.66 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। फिर हम यहाँ गेहूं की बात करते हैं पिछले 5 सालों की, तो इतने मिलियन टन की वृद्धि हुई है यानी कि 9.110। फिर चौथा अग्रिम अनुमान में अगर हम बात करें तो पौष्टिक या मोटा अनाज की बात करते हैं तो गाइस ये आपका डेटा है आपका 2020-21 का जो कि है 51.15 मिलियन टन, और 2019-20 की बात करें तो 49.575 मिलियन टन है, और इसमें वृद्धि है 3.40 मिलियन टन। फिर गाइस पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो वृद्धि हमारी कितनी हो रही है, मतलब कितना अधिक है पहले से, तो 5 सालों में गाइस 7.14 मिलियन टन अधिक है। फिर हम यहीं पे दाल की बात करते हैं तो 20-21 का डेटा आपका, और ये है आपका 19-20 का डेटा, और ये मतलब इतने तो इसमें लिखा है गाइस 20-21 में जो उत्पादन है वो 27.72 मिलियन टन है, और उसमें क्या है जो 19-20 की में कितना था आपका 23.03। अब 5 साल की बात करते हैं तो गाइस ये रहा आपका इतने मिलियन टन ज़्यादा है यानी कि 3.73 मिलियन टन से ज़्यादा है। अब तिलहन की बात करते हैं तो फिर हम यही 3 डेटा देखेंगे गाइस, ये कितना ज़्यादा है पहले से 2.88 मिलियन टन ज़्यादा है। फिर इसमें लिखा है 2020-21 में आपके तिलहन की बात करेंगे तो पिछले 5 वर्ष में हम देखेंगे तो 5.56 मिलियन टन ज़्यादा है। अब हम अगर गन्ने की बात करते हैं तो ये आपका 20-21 का डेटा है यानी कि 399.25 मिलियन टन है, और 2019-20 की बात करते हैं तो ये 370.50 मिलियन टन है, जिसमें क्या है जो अधिक है आपका 28.75 मिलियन टन अधिक है। फिर ये उत्पादन अगर हम पिछले 5 वर्ष की बात करते हैं तो 37.18 मिलियन टन अधिक है। तो इसमें लिखा है कपास की बात करते हैं तो ये आपका 20-21 का डेटा है गाइस, ये आपका कौन सा है 19-20 का डेटा है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका पहले से अधिक है।
विगत 5 वर्षों में अगर हम बात करते हैं तो ये 3.49 जो है मिलियन गांठें जो है अधिक है। फिर इसमें लिखा है 2021 के डेटा में आपका जूट और मेस्ता की बात करते हैं तो 9.56 मिलियन गांठें हैं और 19-20 में आपकी कितनी है 9.88 है। तो गाइस यहाँ पे तो कम हो गया, ठीक है, मतलब इतने गांठें कम है इसने बोला। इसमें लिखा है देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब जो है 100 गीगावाट से अधिक है, ठीक है। अब इसमें लिखा है ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण, लगातार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को निरंतर प्रोत्साहन जो है भारत में दिया जा रहा है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2030 तक क्या है देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 450 गीगावाट करने की सरकार का लक्ष्य है। तो इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से प्रगति भारत में हुई और देश की अक्षय ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता जो है 2021 में 100 गीगावाट के बिंदु को पार कर गई है और ये जो देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का 25% है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 12 अगस्त 2021 की जो एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि अक्षय ऊर्जा के मामले में 100 गीगावाट की क्षमता प्राप्त की जा चुकी है और 50 गीगावाट क्षमता स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है और इसके अतिरिक्त 27 गीगावाट के लिए जो है निविदा की प्रक्रिया चली। फिर अक्षय ऊर्जा स्रोतों में छोटी जल विद्युत परियोजना, बायोमास गैसीफायर, आपका बायोमास पावर, शहरी औद्योगिक अपशिष्ट पावर, सौर एंड पवन ऊर्जा परियोजना शामिल है और बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं इसमें शामिल नहीं है। फिर लिखा है मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को भी यदि शामिल किया जाए तो अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो जाएगी, वो 146 गीगावाट हो जाएगी। तो देश में विभिन्न स्रोतों में विद्युत की स्थापित क्षमता की जो जुलाई 2021 के अंत की स्थिति जो तालिका में दर्शाई गई। तो भारत में विभिन्न स्रोतों की विद्युत की जो है स्थापित क्षमता, तो स्रोत लिखे, उत्पादन क्षमता लिखे, कुल क्षमता में भाग लिखा है, तो मेगावाट और प्रतिशत में। तो गाइस आप देख सकते हैं जिसमें जैसे तापीय में हमने देखा था, तापीय कितना है आपका 60.9% है। तो कोयला सबसे ज़्यादा इसमें कोयला होता है गाइस, ये जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कोयला सबसे ज़्यादा है, देखिए तापीय, देखिए इन सब में जैसे तापीय है, हाइड्रोजन है, कुल विद्युत क्षमता में जो है आपका सबसे ज़्यादा तापीय का है और तापीय में भी सबसे ज़्यादा कोयले से होती है गाइस, 52.6% लिखा है, लिग्नाइट 1.7%, गैस जो है आपका 6.5%, डीजल 0.1%। फिर हाइड्रो में है, बड़ी परियोजना की बात करते हैं तो 12.1% है, नाभिकीय आपका 1.8%, अक्षय जो है आपका अक्षय ऊर्जा जो है आपकी 25.2% है। फिर कुल आप देख सकते हैं 100% में से दे रखा है जुलाई 2021 का ये डेटा है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण की रिपोर्ट। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में जो है जुलाई 2021 में अपनी रिपोर्ट जारी की गई है और ये सर्वे जो है आपका जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य संपन्न हुआ। रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों की कुल बेरोजगारी दर 4.8% रही है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, स्नातकों की बेरोजगारी का 17.2%। तो इसके पश्चात 14.2% डिप्लोमा और फिर आपका सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों का। तो इसमें बेरोजगारी दर देखिएगा इस कहाँ का, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा और सबकी इन तक कोर्सेज की बात की गई। तो गाइस ये वाला देख लीजिएगा आप डेटा, सबसे ज़्यादा इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है बिहार का स्नातक का दे रखा है। फिर आप ये सारे एक बार देख लीजिएगा, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का दे रखा है। इसमें लिखा है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की जो है स्थापना। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 सितंबर 2021 को बहुप्रतीक्षित बैड बैंक को भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है, मतलब AMC की स्थापना की है और इसमें सरकारी बैंक की 49% हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी निजी बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों की होगी और इसका अधिकृत पूंजी जो है 50 करोड़ रुपये की और प्रदत्त पूंजी जो है आपकी 80.5 लाख रुपये है। तो इसमें लिखा है IDRCL जो है अशुद्ध ऋण को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ जो है मिलकर काम करेगा और 23 सितंबर को ही स्थापित NARCL में भी सरकारी बैंकों की जो है 51% हिस्सेदारी है। IDRCL NARCL कंपनी को सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते NPA की समस्या के निजात के लिए जो है स्थापित किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका हो गया, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, फिर इंडियन बैंक एंड कौन सा है ये IDBI बैंक, IDRCL के शोध शेयर धारक है। फिर IDRCL एक ऐसा कंपनी परिचालन इकाई है जो परिसंपत्ति का प्रबंधन करेगी और बाजार के पेशेवरों और
अराउंड विशेषज्ञों को शामिल करेगी। तो कहते हैं यहाँ लिखा है भारत 2050 तक बनेगा तीसरा सबसे बड़ा आयातक। फिर लिखा है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा सितंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आयातक बन जाएगा। तो वर्ष 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ जो है भारत चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। वर्तमान में भारत जो है 2.8% हिस्सेदारी के साथ कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। फिर ग्लोबल ट्रेड आउटलुक नामक रिपोर्ट के अनुसार जो है सूची में देश की स्थिति जो है 2030 तक 3.9% के तक कौन से हम स्थान पे आ जाएंगे? चौथे स्थान पे आ जाएंगे। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यूनाइटेड किंगडम का एक सहकारी विभाग है जो यूनाइटेड किंगडम और विदेशी देशों के बीच जो है व्यापार समझौते को बढ़ाने और विस्तारित करने के साथ साथ विदेशी निवेश और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। फिर वैश्विक आयात में भारत की स्थिति की बात करते हैं 2019, 2030 और 2050 की। तो देखिए 2019 की बात करें तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड, भारत 8वें स्थान पे, हांगकांग है, फिर है दक्षिण कोरिया। फिर हम बात करेंगे 2030 की तो चीन, अमेरिका, जर्मनी। 2030 में भारत चौथे स्थान पे होगा, फिर ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, नीदरलैंड, हांगकांग एंड कनाडा। फिर 2050 की बात करेंगे तो गाइस हम होंगे तीसरे स्थान पर, मतलब चीन, अमेरिका, भारत, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान, हांगकांग, वियतनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, NCDEX द्वारा भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक जारी किया गया। तो अगस्त 2021 में नेशनल कमोडिटी एंड क्या लिखा है डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX द्वारा भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स ने जो है एग्री कमोडिटी बास्केट यानी एवरेक्स लॉन्च किया गया। तो एवरेक्स जो है एक मूल्य आधारित क्षेत्रीय सूचकांक है जो वास्तविक समय के आधार पर गवार गम रिफाइंड स्प्लिट्स और गवार सीड के वायदा अनुबंधों में प्रवृत्ति को ट्रैक करता है। फिर ये सूचकांक उत्पादन मूल्य श्रृंखला को बहुत सारे अवसर प्रदान करता है और इसमें क्या है गवार सीड और गवार गम रिफाइंड स्प्लिट्स का योगदान क्रमशः 63% और 67% होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक है और ग्वार उत्पादक है जिसका कुल उत्पादन 82 से 85% है और यहाँ राजस्थान 80% बाजार हिस्सेदारी के साथ जो है देश में शीर्ष उत्पादक राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है फ्यूचर्स ग्लोबल 500 सूची 2021। तो लिखा है अमेरिकी पत्रिका फ्यूचर्स ने 4 अगस्त 2021 को वर्ष 2021 के लिए फ्यूचर्स ग्लोबल 500 सूची जारी की है और इस सूची में 7 भारतीय कंपनियों को भी स्थान दिया गया। तो इसमें लिखा फ्यूचर्स ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर जो है शीर्ष 500 उद्यमों की जो है वार्षिक रैंकिंग है और फ्यूचर्स ने कंपनियों को 31 मार्च 2021 से पहले समाप्त वित्त वर्ष के राजस्व के आधार पर रैंकिंग प्रदान की। तो वैश्विक स्तर पर अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट जो है लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद से जो है 16th बार जो है राजस्व के मामले में सूची में सबसे शीर्ष पर है। तो चीन इस वर्ष की सूची में सबसे अधिक यानी 143 कंपनियों के साथ शामिल हुआ है और इसमें जो है ताइवान की कंपनी को भी चीन के साथ शामिल किया गया है और इसके बाद क्रमशः अमेरिका की 122 और जापान की 53 कंपनियां सूची में हैं। तो शीर्ष 10 कंपनियों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है वॉलमार्ट अमेरिका की, सेकंड नंबर पे Amazon.com आपकी अमेरिका की है, थर्ड नंबर पे है साइनोपेक चाइना की, फिर है आपकी CVS हेल्थ अमेरिका की, फिर है टोयोटा मोटर्स जापान की है, फिर स्टेट ग्रिड चाइना की है, फिर राष्ट्रीय पेट्रोलियम आपका चाइना, एप्पल आपकी अमेरिका की है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप अमेरिका की है, फिर आपका है फॉक्सवैगन जो कि आपकी जर्मनी की है। फिर लिखा है भारतीय कंपनियों में अरबपति उद्योगपति यानी कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली तेल से लेकर दूरसंचार क्षेत्र के कारोबार करने वाली जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो सूची है उसमें 59 स्थान जो है फिसल का 155 स्थान पर आ गए। तो कोविड-19 के कारण कमाई बुरी तरह से प्रभावित होने के चलते रिलायंस इंडस्ट्री की जो रैंकिंग है वो गिरी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा जो है लगभग जो है 63 बिलियन के साथ राजस्व के मामले में सूची में सर्वोच्च रैंक वाली जो है भारतीय कंपनी है और भारतीय कंपनी की सूची इस प्रकार है। इस पहले नंबर पर है मतलब 155 पे है रिलायंस इंडस्ट्री, 205 पे भारतीय स्टेट बैंक, फिर आपका मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर इसमें लिखा है कि 212 पे है आपका इंडियन ऑयल, फिर 243 पे आपका तेल एंड प्राकृतिक गैस यानी कि चलिए, और 348 में आपका राजेश एक्सपोर्ट्स है, 357 में टाटा मोटर्स है, 394 में आपका भारत पेट्रोलियम है। फिर कैसे आगे बढ़ते हैं। लिखा है उभरते सितारे फंड की जो है घोषणा। फिर इसमें लिखा है वित्त मंत्री सीतारमण ने जो है निर्यात उन्मुख
छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए क्या है उभरते सितार फंड की शुरुआत लखनऊ में की है और यह फंड जो है एग्जिम बैंक और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है। फिर लिखा है मुख्य बिंदु इसके क्या है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक वैकल्पिक निवेश फंड बनाया गया है जिसे उभरते सितार फंड नाम दिया गया है। तो क्या इसमें एग्जिम बैंक और सिडबी द्वारा 40 करोड़ जो है अंशदान संयुक्त रूप से दिया गया है और 250 करोड़ का फंड हो गया। कुल जो है फंड कितना है 250 करोड़ का, जिसे इतना ही और बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें लिखा है इसके अंतर्गत 100 से अधिक जो है संभावित प्रस्तावों की पाइपलाइन जो है तैयार की जाएगी और इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित उद्यमों की समस्याओं का पता लगाकर उन्हें उनकी वृद्धि और निर्यात रणनीतियाँ जो है बनाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो इसके तहत सहायता, इक्विटी और ऋण और तकनीकी सहयोग के रूप में वित्तीय और सलाहकारी सेवाएं दोनों प्रकार के प्रदान की जाएगी और इस कार्यक्रम में ऐसी भारतीय कंपनियां को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें आने वाले कल का चैंपियन बनने और वैश्विक मांगों के अनुरूप उत्पादन करने की संभावनाएं हैं। फिर लिखा है इसमें विनिर्माण में जुड़ी इकाइयों में इक्विटी एंड इक्विटी जैसी किसी टूल के माध्यम से निवेश किया जाएगा। फिर लिखा है इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की जो निर्माण उन्मुखी इकाइयां शामिल होंगी। एक्सिम बैंक और सिडबी दोनों मिलकर क्या है इस फंड को चलाएंगे और जुलाई 2021 में इसका जो है सेबी में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका होगा। गाइस नेक्स्ट है आपका एटीएम में कैश ना होने पर बैंक को 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। अब बैंकों को अब अपने एटीएम में हर समय जो है कैश रखना होगा। जो बैंक ऐसा नहीं करता है उसे जुर्माना देना होगा। तो गाइस आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है, ठीक है, और ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। अगर एटीएम में जो है 1 महीने में 10 घंटे तक कैश नहीं रहेगा तो जो है आरबीआई उस पर जुर्माना लगाएगी, 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, ठीक है। अब लिखा है वाइट लेबल एटीएम के मामले में क्या है जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा जो संबंधित एटीएम में नकदी को पूरा करता है और हालांकि बैंक चाहे तो अपनी सुविधा से यह दंड जो है WLA एटीएम ऑपरेटर से वसूल सकता है। वाइट लेबल एटीएम का परिचालन जो है नॉन बैंक इकाई करती है। फिर लिखा है देश भर में विभिन्न बैंकों के जून 2021 के अंत तक ऐसे क्या लिखा है 2,13,766 एटीएम थे और SBI के देश भर में सबसे ज़्यादा एटीएम है और देश भर में SBI के एटीएम की संख्या कितनी है 63,900 है। फिर यहाँ लिखा है 2020 से लेकर 21 में बागवानी उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुपात की बात करते हैं। तो वैसे ये जो है आपका फसल वर्ष 2020-21 में देश में बागानी फसलों के अधीन क्षेत्र और कुल बागानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी किए गए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते। लिखा है 2020-21 में बागानी उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में जारी किए गए और जुलाई 2021 में दूसरे अग्रिम अनुमान में 2020-21 के कुल बागानी उत्पादन इतने मिलियन मतलब 329 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है और 19-20 में गए कितना था 320 मिलियन टन। फिर लिखा है 2018-19 में बागानी उत्पादन 311 मिलियन टन और फिर ये इसमें क्या है 2.03% की वृद्धि हुई है। 19-20 में जितना भी 19-20 में था उससे 3.02% की वृद्धि हुई है। तो कैसे यहाँ पे लिखा है 20-21 में यह वृद्धि कितनी 2.93% अनुमानित है। फिर लिखा है बागानी उपजों के अधीन बुआई क्षेत्र में जो है 2.83% की वृद्धि 2020-21 में जो है दर्ज की गई है। 19-20 में यह क्षेत्र जो है 26.48 मिलियन हेक्टेयर था और फिर 2020-21 की बात करते हैं तो ये 27.23 मिलियन हेक्टेयर रहा। फिर बागानी उत्पादन में फलों, सब्जी, मसालों और फसलों का उत्पादन शामिल है। तो कैसे यहाँ पे लिखा है वर्ष यहाँ लिखा है भारत में बागानी फसलों के अधीन जो है क्षेत्र और उत्पादन, ठीक है। तो इसमें वर्ष 2019-20 का दे रखा है फिर और क्षेत्र में मिलियन हेक्टेयर में देखा है, उत्पादन मिलियन टन में दे रखा है। तो कैसे ये एक बार आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कृषि मंत्रालय इस आकलन में 2020-21 के दौरान बागानी उपजों में फल, सब्जी, औषधि, जड़ी बूटी, मसाले, बागानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि जहां हुई है वहीं फूल का उत्पादन पूर्व वर्ष की तुलना में क्या है घटा है। मंत्रालय ने इस आकलन में 2020-21 के दौरान देश में फलों का जो है कुल उत्पादन 102 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 में जो था कितना था 102.03 मिलियन टन था, ठीक है। 20-21 में कितना है 102.76 मिलियन टन, ठीक है। अब सब्जी उत्पादन की बात करते हैं तो 2020-21 का डेटा दे रखा है 196.27 मिलियन था। 2019-20 में जो भी डेटा था उससे क्या है अब जो है आपका 3.9
% अधिक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्याज की। तो प्याज का 2020-21 में है 26.92 और 2019-20 की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो गैस अभी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2019-20 में था 26.09 था और यहाँ पे ये कितना हो गया 26.92, यानी कि अधिक हुआ है। फिर गैस यहीं पे हम दूसरी बात करते हैं 2020-21 के दौरान देश में आलू के उत्पादन की। तो यहाँ पे 48.56 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया आपका 53.69 मिलियन टन हो गया। तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 10.6 की। फिर टमाटर की भी गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020-21 इतने का अनुमान, यानी कि 11 मिलियन टन का, और 19-20 में 21.17 मिलियन टन था, जिसमें क्या है अब कमी आई है। फिर लिखा है फलों के उत्पादन की बात करते हैं तो 20-21 में 2.8 मिलियन टन है, 2019-20 की बात करते हैं तो पिछले वर्ष 2019-20 में ये 3.0 मिलियन टन था। तो वैसे आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखो सुगंधित और औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन 2019-20 में आपका 0.73 मिलियन टन था और 2020-21 की बात करते हैं तो ये बढ़कर कितना हो गया 3.78 हो गया। अब इसमें बागानी फसलों की बात करते हैं 2020-21 में 16.60 था और ये क्या है 2019-20 में प्राप्त किए गए 16.112 मिलियन टन की तुलना में क्या है ये अधिक हुआ है पहले से। ठीक है, अब 2020-21 में अगर मसालों की बात करते हैं तो कैसे था 10.54 मिलियन टन था और 2019 में बात करें तो 10.14 मिलियन टन है, यानी यहाँ पे भी वृद्धि हुई। फिर लिखा है कांडला भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया। फिर लिखा है देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र कांडला विशेष क्षेत्र जो है आपका भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र या हरित औद्योगिक क्षेत्र शहर घोषित हुआ। ठीक है, कांडला को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में मौजूदा शहरों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटी रेटिंग के तहत प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई है और ये विशेष आर्थिक क्षेत्र अपने हरित आवरण का विस्तार करने और 68 प्रजातियों के पेड़ उगाने और 28 किस्मों के पक्षियों को आकर्षित करने में सफल रहा। 2019 में KASEZ में 25,000 पेड़ों की तुलना में वर्तमान में 1,000 एकड़ में 3.5 लाख पेड़ हैं और इस क्षेत्र में अधिकांश पेड़ जो है मियावाकी वनीकरण पद्धति का उपयोग करके 2019 के बाद लगाए गए हैं। पेड़ों के रोपण ने लवणता को कम करने में मदद की है और ऊपरी मृदा की गुणवत्ता में सुधार किया। इसके अलावा यहाँ पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्षेत्र के अंदर बनाए गए कृत्रिम जल निकायों को पंक्तिबद्ध करने के लिए प्लास्टिक कचरे का भी प्रयोग किया गया है। IGBC ग्रीन सिटीज प्रणाली एक स्वैच्छिक और आम सहमति पर आधारित कार्यक्रम है और शहरों में पर्यावरणीय संवहनीयता का समाधान करने के संदर्भ में ये भारत में अपनी तरह की पहली रेटिंग है। अब यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। तो राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के द्वारा आगामी 4 वर्षों में लगभग 6.0 लाख करोड़ रुपए एकत्र करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को 4 वर्षीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उप प्रमुख की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है, जो केंद्रीय बजट 2021-22 के अंतर्गत जो है परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अध्यादेश पर आधारित है। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए जो है मध्य अवधि के रोडमैप के रूप में काम करेगा और इस परियोजना के लिए केंद्र ने कितना 6 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा संपत्ति को की अंतिम रूप से दिया है और इस आगे लिखा है कि इसके मुद्रीकरण किया जाएगा। ठीक है, और ये योजना पूरे भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का उपयोग करेगी और संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र के मौजूदा परिसंपत्तियों में निहित निवेश के मूल्य को हासिल करना इस योजना का उद्देश्य है और इसमें जोखिम रहित और ब्राउनफील्ड परिसंपत्ति जिसके पास आय के स्थायी स्रोत हैं जो कारोबार राजस्व अधिकारों पर निर्भर है का चयन शामिल है। फिर लिखा है ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियाँ ऐसी परिसंपत्तियों को कहा जाता है जिसमें निवेश तो हुआ है किंतु इसकी क्षमता का पूरा दोहन और समुचित रखरखाव या
उपयोग नहीं हो पाया। तो इस संरचनाओं के तहत परिसंपत्तियों का प्राथमिक स्वामित्व सरकार के पास बना रहता है तथा इसमें एक निश्चित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को उन परिसंपत्तियों के संचालन का जिम्मा सौंपा जाता है जिसकी संपत्तियों के बाद परिसंपत्तियों को सार्वजनिक प्राधिकरणों को वापस सौंपने की परिकल्पना की गई। तो एनएमपी के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर जो है वित्त वर्ष 2022 से लेकर जो है आपका वित्त वर्ष 2025 तक की 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के जरिए 6 लाख करोड़ रुपीस की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया। फिर लिखा है एनएमपी के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत केंद्र के 43 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय का लगभग जो है 14% है। इसमें 12 से ज़्यादा संबंधित मंत्रालय और 22 से ज़्यादा परिसंपत्ति श्रेणियाँ शामिल है। तो अनुमानित मूल्य के अनुसार शीर्ष 5 क्षेत्रों की कुल पाइपलाइन मूल्य में लगभग 83% हिस्सेदारी है। तो इन शीर्ष 5 क्षेत्रों में शामिल क्या? सड़कें 27%, रेलवे 25%, बिजली 15%, तेल और गैस पाइपलाइन आपकी 8% है, दूरसंचार 6%। मौद्रीकरण के कारण क्या? 2021-22 से 24-25 के दौरान वांछित 6 लाख करोड़ रुपए जो है अनुमानित इस प्रकार। तो वित्त वर्ष दे रखा है 20-21 में गए 88, आप देख सकते हैं कितने करोड़ है, 88 है, 88 करोड़ के 88,000 के आसपास है। फिर यहाँ पे लिखा है 22-23 में 162,422 है, 23-24 में आपका 1,79,544 करोड़ है। फिर यहाँ पे लिखा है 24-25 में 1,67,345 करोड़ है। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति 2021। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति की शुरुआत की और इस नीति में प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। फिर इसमें लिखा है यह नीति आवागमन में आधुनिकता, यात्रा परिवहन के दबाव को कम करेगी और आर्थिक विकास के लिए जो है सहायक सिद्ध होगी। इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण को अनुकूल और सुरक्षित तरीके से क्या है अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाना है और इस नीति के अनुसार 15 से 20 वर्ष पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में परिवर्तित कर देना है। व्यावसायिक गाड़ियाँ यानी कि जो आपकी कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं जहाँ 15 वर्ष के बाद जो है कबाड़ घोषित हो जाएंगी, वहीं जो निजी गाड़ियाँ हैं वो 20 वर्ष के बाद होंगी। ठीक है। वाहन मालिकों को तय समय तक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा और किसी वजह से फिटनेस टेस्ट में असफल होना या इससे रजिस्ट्री प्रमाण पत्र नवीकरण करने में असफल होने पर इसे क्या है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा। वाहनों का फिटनेस मुख्यतः एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, कई अन्य परीक्षणों के मध्य जो है संरक्षा उप स्कोर यानी कि जो सेफ्टी अब क्या लिखा है इक्विपमेंट को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1985 के पैमाने के अनुसार जो है मापा जाएगा। स्क्रीनिंग के कारण जो कबाड़ जो है सामग्री तैयार होगी उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ते दाम में कच्चा माल प्राप्त होगा। इससे वाहन बनाने में जो है लागत कम होगी। तो इस स्क्रैप मटेरियल में ऐसी चीज़ें भी प्राप्त होंगी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी के रिसर्च में काम आएंगी। फिर लिखा है वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होगा वो उसे मिलेगा और एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट भी दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट। फिर इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक विकास में योगदान बढ़ेगा। फिर लिखा है क्यूबा में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने का जो है निर्णय क्यूबा ने। तो क्यूबा की सरकार ने इस भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है। तो अब क्यूबा का सेंट्रल बैंक ऐसी मुद्राओं के लिए जो है शीघ्र ही नियम निर्धारित करेगा और यह भी निर्धारित किया जाएगा कि क्यूबा के भीतर संबंधित सेवा प्रदाताओं को किस प्रकार लाइसेंस प्रदान किया जाए। तो उल्लेखनीय है कि मध्य अमेरिकी देश जो है एल साल्वाडोर ने भी विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से प्रेषण प्राप्त करने के तरीके के रूप में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को जो है कानूनी निविदा के रूप में अपनाने की घोषणा की और ऐसा करने वाला जो है वह दुनिया का पहला देश बन गया। कौन? एल साल्वाडोर। दूसरे नंबर पे अभी बात हो रही है क्यूबा की। लिखा है फ्यूचर बॉन्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021। तो इसमें सितंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी शीर्ष 100 कंपनियों की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है लंबी छलांग के साथ 20वें स्थान पर पहुंच गया है, और जब रिलायंस इंडस्ट्री 9वें स्थान पर है। तो गाइस यहाँ लिखा है 2021 फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में कहा गया है कि जो टीसीएस और रिलायंस ही ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो यहाँ व्यापार कौशल और क्षमता की नई और रोमांचक कहानियां लिख रही हैं। और रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण बदलते हुए माहौल के बावजूद टीसीएस पिछले वर्ष की तुलना में 45 स्थान का सुधार और 20वें स्थान पर आ गई। हालांकि रिलायंस को 7 स्थानों का नुकसान हुआ है, और ये इसके बावजूद वो शीर्ष 10 में अपना स्थान बनाए हुए। रिलायंस जो है आपका 2020 में पहली बार शीर्ष 10 में जो है आपका शामिल हुई है, और ये एप्पल के बाद जो है दूसरा स्थान जो है हासिल करने में सफल रही है। फिर लिखा है आपका रिपोर्ट के अनुसार महामारी में उपभोक्ता से जुड़े ब्रांड को असमान रूप से प्रभावित किया। फिर इसमें लिखा है खरीद सीजन 2022-23 के लिए रबी फसल के लिए जो आपका समर्थन मूल्य की घोषणा। ठीक है। फिर लिखा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की जो आर्थिक मामलों की समिति ने 8 सितंबर 2021 को हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के खरीद सीजन 2020-21 के दौरान रबी सीजन में कृषि उत्पादों में मतलब जो एमएसपी है उसको बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तो चना में जो एमएसपी है वो चने की जो एमएसपी है गाइस वो है 130 रुपये प्रति क्विंटल, और सूरजमुखी में 114 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। फिर लिखा है सरकार ने मसूर की कीमत जो है गत वर्ष के 5,100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितनी कर दी, 5,500 रुपये कर दी गई है। सरसों आपकी 4,605 रुपये से बढ़ाकर कितनी 5,050 रुपीज़ कर दी गई है। फिर इसके अंतर्गत क्या है 400 की वृद्धि, मतलब इसमें बढ़ोतरी के अंतर्गत सर्वाधिक 400 की वृद्धि किसमें मसूर और सरसों में एमएसपी में हुई है। फिर सूरजमुखी की कीमत 5,327 रुपीज़ से बढ़ाकर 5,441 रुपीज़ प्रति क्विंटल कर दी गई है। फिर इसमें रबी की प्रमुख फसल यानी कि गेहूं की एमएसपी 40 रुपये और जौ की जो कीमत है वो 35 रुपीज़ की वृद्धि की गई है। गेहूं की कीमत 1,975 रुपीज़ प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,015 रुपीज़ कर दी गई है। फिर यहाँ पे लिखा है किस फसल पर कितनी बढ़ोतरी, तो गैस यहाँ पे बढ़ोतरी देख सकते हैं और इसमें मूल्य क्विंटल में देख सकते हैं। तो इसमें गेहूं में 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जौ में 35 रुपीज़ की हुई है, चने में आपकी 130 रुपीज़ की हुई है, मसूर में 400 रुपये, सरसों 400 रुपये, सूरजमुखी 114 रुपये। तो मसूर में जो आपका क्विंटल वृद्धि कितनी है, मूल्य प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि हुई, तो वैसे इसमें जो गेहूं का मूल्य हो गया एमएसपी है वो आपका 2015 है, जौ का आपका 1,635 है, चना आपका 5,230 है, मसूर आपका 5,500 है, और सरसों 5,050 है, फिर सूरजमुखी 5,441 है। फिर लिखा है ई रूपी योजना की शुरुआत की बात है। प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई रूपी को क्या लॉन्च किया है। ये देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में जो है पहला कदम है। फिर लिखा ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए क्या एक कैशलेस और क्या लिखा है कॉन्टैक्टलेस माध्यम है। यह एक QR कोड और SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। तो इस निर्बाध एक मुश्त भुगतान व्यापार के उपभोगकर्ता अपनी सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्ड और डिजिटल भुगतान ऐप एंड इंटरनेट बैंकिंग एक्सचेंज के बगैर भी वाउचर की राशि को जो है प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तो इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एवं NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी सेवा प्रयोजकों और लाभार्थियों को डिजिटल रूप में जो है जोड़ता है और विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करता है। तो निजी सेक्टर भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस निर्बाध एक मुश्त भुगतान प्रणाली के उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता पर जो है कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किए बिना जो है वाउचर को भुगतान में सक्षम होंगे। फिर लिखा है बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थी और सेवा प्रदाताओं के साथ ई रूपी सेवाओं के प्रयोजन को जोड़ता है, और यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही क्या सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। तो प्रीपेड प्रक्रिया का होने के कारण यह सेवा जो है प्रदाता को बिना किसी माध्यम की भागीदारी के समय पर जो है भुगतान का आश्वासन देता है, और ई रूपी किसी विशेष उपयोग के लिए किसी को
पैसा देने के एक डिजिटल डिलीवरी के रूप में काम करता है, और जिसे भी यह पैसा दिया जाएगा उसके मोबाइल पर एक SMS आएगा और फिर स्मार्टफोन की स्थिति में QR कोड आएगा। फिर लाभार्थी इस SMS और QR कोड के माध्यम से उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, और उसे क्या है, केवल सेवा देने वाले को SMS या QR कोड दिखाना होता है। फिर प्रणाली को फुल प्रूफ बनाने के लिए वेरिफिकेशन कोड का प्रावधान किया गया है, और भुगतान के समय लाभार्थी के मोबाइल पर QR कोड भेजा जाएगा, और जिसके सत्यापन के बाद ही क्या है, सेवा देने वाले के खाते में पैसा जाएगा। फिर लिखा विशिष्ट इस्पात उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई 2021 को इस्पात उद्योग के लिए उत्पादन में जो है जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की। तो देश में विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इस्पात क्षेत्र के लिए भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई। इस पहल का उद्देश्य क्या है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा और इस्पात क्षेत्र में निर्यात को गति देना है। फिर लिखा बजटीय प्रावधान के तहत 6,322 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन 5 वर्ष की अवधि के दौरान किया जाएगा, और 5.25 लाख जो है रोजगार सृजित किए जाएंगे। तो यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से जो है 27-28 तक 5 वर्ष की होगी, और विशेष इस्पात की 5 श्रेणियों को जो है PLI योजना के लिए चुना गया है, और इसमें लिखा है कोटेड प्लेटेड इस्पात उत्पाद, मजबूत क्षमता रबड़ प्रतिरोधी इस्पात। फिर लिखा है स्पेशलिटी रेल मिश्र धातु इस्पात उत्पाद, और क्या है, इस्पात तार, इलेक्ट्रॉनिक स्टील। फिर लिखा है PLI प्रोत्साहन के 3 स्लैब हैं। निम्न स्लैब 4%, उच्चतम स्लैब 12% है। इसका इलेक्ट्रिकल स्टील के लिए प्रावधान किया गया। फिर लगा 6,332 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना में करीब जो है 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता संवर्धन होने की जो है संभावना है। फिर वर्ष 2026-27 के अंत तक जो है विशेष इस्पात का उत्पादन 82 मिलियन टन होने की संभावना है। तो गाइस आगे लिखा है पाम ऑयल मिशन को मंजूरी। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 18 अगस्त 2021 को खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन तेल पाम को रुपये 11,040 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी प्रदान की गई। इस मिशन का जो उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में पाम तेल की यानी कि पाम ऑयल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना और खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इस नई जो है केंद्रीय योजना की घोषणा की। तो राष्ट्रीय मिशन तेल पाम योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है और इसका जो है फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 8,844 करोड़ का जो है वहन करेगी और जो है 2,196 करोड़ का वहन राज्य सरकार करेगी। इस योजना के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का जो है आपका रकबा यानी कि क्षेत्रफल जो है आपका 6.5 लाख हेक्टेयर उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया जाएगा और इस तरह क्या है अंततः 10 लाख हेक्टेयर रकबे यानी कि क्षेत्रफल का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। फिर इसमें लिखा योजना में पाम ऑयल उत्पादित करने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा और पूंजी में बढ़ोतरी होगी और रोजगार पैदा होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। और इस योजना में 2 प्रमुख क्षेत्रों पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छों की कीमतों के लिए जो है किसानों को आश्वासन दे रही है और ये व्यवहार्यता मूल्य कहलाएगा। फिर तेल उद्योग पाम ऑयल किसान द्वारा तैयार इन फलों के बीज से तेल निकालता है। दूसरा ताड़ की खेती के लिए सहायता प्रति हेक्टेयर रुपये 12,000 से बढ़ाकर कितने 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो व्यवहार्य मूल्य व फॉर्मूला मूल्य के आधार पर आय व्यय के अंतर्गत के अंतराल की भरपाई की जाएगी ताकि किसानों को घाटा न हो। तो इससे पहले घरेलू बाजार में खाद्य तेल के लिए सरकार के कच्चे पाम ऑयल पर जो है आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया। फिर इसमें लिखा है राबो बैंक की शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में अमूल जो है 18वें स्थान पर। फिर लिखा है राबो बैंक द्वारा जो है अगस्त 2021 में जारी की गई वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में जो है अमूल आपका गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ 18वें स्थान पर है और 2020 में अमूल को जो है 16वें स्थान पर रखा जाएगा और अमूल ने $5.3 अरब का जो है सालाना कारोबार किया है। फिर लिखा है फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी जो आपका लैक्टालिस 23.0 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ इस सूची में जो है 30 स्थान पर। इसने स्विट्जरलैंड स्थित वैश्विक दिग्गज नेस्ले
को पीछे छोड़ दिया है, जो दशकों में सूची में शीर्ष पर है। फिर लिखा है राबो बैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाएगी ताकि डेयरी उद्योग को उनकी बिक्री डेटा और वित्तीय विपणन पर क्या रैंक दिया जा सके। फिर लिखा है अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे NDB के नए सदस्य देश। फिर इसमें लिखा है संघाई स्थित ब्रिक्स सदस्य देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को विस्तार योजना के तहत नए सदस्यों के रूप में संयुक्त UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश को स्वीकृति प्रदान की है और ये पहला मौका है जब दूसरे देशों को NDB के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है। फिर लिखा है 2020 में NDB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की है। परिणामस्वरूप संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश नए सदस्यों के रूप में शामिल किए गए हैं। 3 नए सदस्यों के शामिल होने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल सदस्यों की संख्या 8 होगी। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा 2015 में की गई थी और बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी, भागीदारी, अन्य वित्तीय संसाधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। फिर NDB के पास $100 अरब की अधिकृत पूंजी है और गठन के बाद इस बैंक ने अपने सदस्य देशों की कुल $30 अरब की 80 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय वो शांघाई, चाइना में है और इनके जो अध्यक्ष है वो है मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 ठीक है। फिर इसमें लिखा है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021, क्रिप्टो विश्लेषण प्लेटफॉर्म चैनालिसिस क्या लिखा है चैनालिसिस ठीक है द्वारा अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत उच्चतम क्रिप्टो करेंसी अपनाने की दर वाले 20 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर। फिर इसमें चैनालिसिस के सूचकांक ने जुलाई 2020 और जून 2021 के बीच व्यक्तियों द्वारा क्रिप्टो करेंसी अपनाने और उपयोग के स्तर को मापने के लिए 20 देशों को स्थान दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि की गई। सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले देश वियतनाम, भारत, पाकिस्तान, यूक्रेन, केन्या है। फिलहाल प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समानता और इंटरनेट का उपयोग करने वाली जनसंख्या के लिए समायोजित किए जाने पर पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म पर P2P प्लेटफॉर्म पर भारी लेन देन के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो रिपोर्ट के अनुसार जो आपका बिटकॉइन है भारत में सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी और इसके बाद कौन सा है रिपल है, उसके बाद है एथेरियम और फिर बिटकॉइन कैश है। फिर लिखा सूचकांक 3 पैमानों के आधार पर देश को रैंकिंग प्रदान करता है। प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समानता PPP द्वारा भारत ऑन चेन क्रिप्टो करेंसी का प्राप्त मूल्य प्रति व्यक्ति PPP द्वारा भारित ऑन चेन खुदरा मूल्य आंतरिक और प्रति व्यक्ति PPP और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या द्वारा भारित P2P विनिमय व्यापार की मात्रा। फिर लिखा है भारत, तो वैसे लिखा है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में। तो लिखा है रून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2 अगस्त 2021 को रून इंडिया फीचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इको सिस्टम है। सूची में अमेरिका शीर्ष पर है और इसके बाद चाइना है सेकंड नंबर पर। सूची के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जबकि संयुक्त अमीरात में 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। फिर हुरून रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक दुनिया में सबसे बड़ा स्टार्टअप हब भारत में होगा और जब वहाँ 150 से अधिक यूनिकॉर्न होंगे और इसका बाजार मूल्य कितना होगा $36 अरब होगा। तो ई कॉमर्स स्टार्टअप यानी कि जिलिंगो 310 अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पोषण के साथ भारत में रैंकिंग में शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और जिलिंगो का मुख्यालय सिंगापुर में है और जबकि मोबाइल प्रीमियम लीग इस सूची में दूसरे नंबर पर। ये एक शहर में मुख्यालय वाले यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में बेंगलुरु शीर्ष भारतीय शहर है और बेंगलुरु में 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और इसके बाद दिल्ली NCR का स्थान आता है 18 स्टार्टअप है और दिल्ली के बाद मुंबई का स्थान आता है जहाँ 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। फिर हुरून के भविष्य के यूनिकॉर्न की सूची जारी करते
यूनिकॉर्न की सूची जारी करते हुए कहा कि देश में जो है 32 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिसका पूंजीकरण $50 करोड़ को पार कर चुका है। आगामी 2 वर्षों में क्या है यूनिकॉर्न की श्रेणी में क्या है आ जाएगा। ठीक है, फिर गाइस आगे क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है 54 स्टार्टअप ऐसे हैं जो $20 करोड़ की पूंजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और आगामी 4 वर्षों में यूनिकॉर्न की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। देश के वर्तमान यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की पूंजीकरण $100 अरब से अधिक है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप में 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप के प्रवर्तकों में IIT और क्या है IIM के छात्र जो हैं आगे हैं और 17 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के प्रवर्तक जो है IIT दिल्ली में पढ़ रहे हैं और जबकि जो 15 आपके IIT मुंबई और 13 जो है IIT कानपुर के छात्र। फिर एक है हारून इंडिया क्या लिखा है इस ह्यूरॉन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न 2021 की सूची में वर्ष 2000 में शुरू हुए ऐसे स्टार्टअप को शामिल किया गया है जिसकी पूंजी न्यूनतम $20 करोड़ और अधिक अभी तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है और इसके 2 साल में जो है मेजर्स और 4 साल में चीता श्रेणी में शामिल होने की संभावना। भारत जो है स्टार्टअप में हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों से बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाई है और भारतीय स्टेट बैंक ने निवेश करने में सिकोया और टाइगर ग्लोब सबसे आगे हैं। इस तरह जापान की सॉफ्ट बैंक भी बड़े निवेशकों में है। फिर लिखा है क्या है यूनिकॉर्न स्टार्टअप, तो लिखा है यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसे कहते हैं जिसकी पूंजी $1 अरब के पार पहुंच जाती है और भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पर है और ब्रिटेन इस सूची में चौथे स्थान पर। देखिए यहाँ पे सूची भी दे रखी है, तो सबसे ऊपर है अमेरिका, देन चीन है, फिर भारत है, फिर ब्रिटेन है, फिर जर्मनी है। तो गाइस यहाँ पे लिखा भारत में जीवी में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान हाल ही के वर्षों में देश में प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र के योगदान की वृद्धि हुई है। तो लिखा है राष्ट्रीय आय के संबंध में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य NSO की 31 मई 2021 के अंतिम आंकड़ों के हवाले से कृषि और कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित आंकड़े लोकसभा में जो है 3 अगस्त 2021 को प्रस्तुत किए हैं। तो वैसे यहाँ पे आप GVA का प्रतिशत 2018-19 में आपका लिखा है प्रचलित मूल्यों पर जो आपका GVA कृषि संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है। तो 2018-19 में 17.6, 19-20 में है आपका 18.4 है और 20-21 में आपका 20.2 है। तो दूसरे यहाँ लिखा है इस आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में देश में प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन में जो है कृषि और कृषि संबंधी जो क्षेत्र है उनका योगदान 17.56% है। वैसे वही चीज़ लिखी। फिर है LIC के IPO को मैनेज करने के लिए 10 मर्चेंट बैंकों की नियुक्ति। तो भारत सरकार ने सितंबर 2021 में जो आपका LIC है उसके सार्वजनिक प्रस्ताव यानी इंडियन पब्लिक IPO के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकों की नियुक्ति की है और इसमें LIC का IPO 2022 में मार्च तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। फिर लिखा है IPO के मामले में मर्चेंट बैंकों की भूमिका क्या है इश्यू मैनेजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और फिर है क्रेडिट सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट काउंसलिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि की रहेगी। और लिखा है 10 मर्चेंट बैंक की अगर बात करें तो वैसे यहाँ पे आप मर्चेंट बैंक्स देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स इंडिया, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर लिखा है सार्वजनिक प्रसार तथा इनिशियल जो आपका पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO, जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसमें IPO या सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है और यह अधिकतर जो है छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है जो अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए जो है पूंजी चाहती है। फिर लिखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR का कोटा बढ़ाया गया। ठीक है, IMF ने जो है 30 सितंबर 2021 को भारत को विशेष आहरण मतलब जो SDR होता है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट के रूप में 12.57 बिलियन का जो है आवंटन किया है। इसके साथ ही भारत की कुल जो है SDR होल्डिंग कितनी है 13.66 अरब SDR हो गई है, अर्थात ज़रूरत पड़ने पर यह राशि जो भारत IMF से ले सकता है। फिर इसमें लिखा है जो SDR भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों में से एक है और इसलिए जो है विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ गया है। फिर इसमें IMF ने अपने सभी सदस्य देशों की कुल जो है आपकी SDR 456 बिलियन आवंटित किया है, जिसमें से भारत को SDR 12.57 मिला है। फिर इसमें लिखा है आपका LIC ने बैंक ऑफ इंडिया में खरीदी 3.9% हिस्सेदारी। LIC ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से जो आपका बैंक ऑफ इंडिया के
9% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ऐसे लिखा है, इस अधिग्रहण के पहले LIC के पास जो है बैंक ऑफ इंडिया के करीब 3.17 हिस्सेदारी थी और इस अधिग्रहण के बाद जो है टोटल कितनी होगी 7.05% शेयर्स। और बैंक ऑफ इंडिया के इतने शेयर्स बाजार में हैं, तो इतने कितने हैं गाइस आप एक बार देख लीजिए। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार क्या कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करना होता है कि जब कोई इकाई किसी सूचीबद्ध कंपनी में 5% से अधिक जो है शेयर खरीदती है। तो इसमें लिखा है सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर में भारत दूसरे स्थान पर है। तो इसमें लिखा है RBI द्वारा जो है प्रकाशित इस स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में GDP के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में जो आपका RBI है वो तुर्की हुई है बाद दूसरे स्थान पर। 2019-20 में जो आपका GDP के प्रतिशत के रूप में अधिशेष के अनुपात पर RBI चौथे स्थान पर और सिंगापुर आपका पहले स्थान पर। फिर लिखा है 2021 में RBI ने सरकार को 99,122 रुपीज़ का जो है अधिशेष हस्तांतरण किया है। ठीक है, बस 2020 में भुगतान किए गए 55,128 करोड़ रुपए से जो है 73% अधिक है। फिर इसमें लिखा है कि RBI द्वारा हस्तांतरित अधिशेष जो GDP का 0.44% है, जबकि तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक ने जो सरकार को जो अधिशेष हस्तांतरित किया है वो आपका है 0.40% है। तो इस मामले में तीसरे स्थान पर कौन है? मलेशिया है और चौथे स्थान पर स्वीडन और पाँचवें स्थान पर केन्या है। भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश। लिखा है कोविड महामारी के बीच जो है भारत वर्ष 2020 में सबसे अधिक जो FDI पाने वाला जो दुनिया का 5वां देश बन गया। व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश में 64 अरब डॉलर का जो है FDI आया था और 2019 में 51 अरब डॉलर का जो से अरब डॉलर से 27% अधिक था। अब लिखा है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में अधिग्रहण और निर्माण क्षेत्र में क्या है मजबूत निवेश से भारत को बल मिला है। हालांकि आर्थिक गतिविधियों पर महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप काफ़ी गया था। रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के कारण क्या है वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं की मांग में तेजी आई है, जिससे ICT उद्योग के लिए ग्रीनफील्ड FDI परियोजना घोषणा का मूल्य जो है 22% से बढ़ाकर 81 अरब डॉलर हो गया है और 22% से ज़्यादा बढ़ाकर जो है आपका 81 अरब डॉलर हो गया। इसमें ICT इंफ्रास्ट्रक्चर में अमेजन का 2.8 अरब डॉलर का जो है निवेश भी शामिल है। हालांकि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मोर्चे पर भारत का विदेशी निवेश 19% जो है घटकर 24 अरब डॉलर रहा है। बावजूद इसके PLI योजना और निर्यात संवर्धन योजना और तरहीजी निवेश क्षेत्र बनाने में विदेशी कारोबारियों का भरोसा बढ़ा और सरकार को नीतिगत सुधार काफ़ी उपयोगी रहे। फिर लिखा है ICT स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे ऊर्जा से बड़े प्रमुख सौदे के साथ सीमा पार विलय और अधिग्रहण 2020 में 83% बढ़कर 27 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारत में मजबूत विलय और अधिग्रहण के दम पर ही जो है पिछले साल दक्षिण एशिया में FDI जो है 20% जो है बढ़कर 71 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो भारत में FDI बढ़ाने में बड़े सौदे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 5.7% डॉलर का निवेश किया है। कनाडा की ब्रूकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंगापुर की GIC ने 3.7 अरब डॉलर में टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का अधिग्रहण किया है। यूनिलीवर इंडिया का 4.6 अरब डॉलर में ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन इंडिया में विलय हुआ है। फिर लिखा है आपका FDI आउटफ्लो यानी बाहर गए के मामले में भारत शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में 18वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 12 अरब डॉलर का FDI बाहर गई जो 2019 में 13 अरब डॉलर थी। यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार पर बातचीत फिर से शुरू करने से 2021 में भारत से निवेश स्थिर रहने का अनुमान है। महामारी और लॉकडाउन में मंदी की आशंका में बहुराष्ट्रीय उद्योगों को नई परियोजना का फिर से आकलन पर मजबूत किया और इससे यह वैश्विक FDI प्रभावित हुई है और 2020 में 35% घटकर 1 लाख करोड़ डॉलर रह गई है। तो 2019 में वैश्विक FDI जो है 1.5 लाख करोड़ डॉलर रहा। फिर 5 शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता देश की बात करें तो अमेरिका है, फिर चाइना है, हांगकांग है, सिंगापुर है, भारत है। तब FDI देख सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर। तो लिखा है विदेशों से अपने परिजनों संबंधियों अन्य
डेंस द्वारा संप्रेषित धन की प्राप्ति में भारत का पहला स्थान विगत कई वर्षों में बना हुआ है और कोरोना महामारी के बीच भी यही स्थिति बीते 2020 में भी बनी हुई थी। तो विश्व बैंक की मई 2021 में जारी संबंधित रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान भारत में संप्रेषित धन 83.1 अरब डॉलर रहा और जो एक वर्ष पूर्व जो है 2019 में कितना था 3 अरब डॉलर था। तो इस मामले में दूसरा स्थान चाइना का है। और वैसे यहाँ विभिन्न देशों के लिए इस संबंध में विगत आंकड़े जो विश्व बैंक की रिपोर्ट में जारी किए जाते हैं। बैंक की वर्ष 2021 की यह रिपोर्ट 14 मई 2021 को जारी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान कुल मिलाकर 702 अरब डॉलर का धन संप्रेषण विभिन्न देशों में हुआ है, जो 2019 में संप्रेषित 719 अरब डॉलर की तुलना में 2.4% कम रहा है। तो विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में हुई कुल 702 अरब डॉलर के धन संप्रेषण में 508 अरब डॉलर का कम और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त हुआ है और यह उन देशों द्वारा 2019 में प्राप्त किए गए 548 अरब डॉलर की तुलना में 7.5% कम है। कोरोना संक्रमण के बीच संपूर्ण विदेश में आय के इस सर्व प्रतिकूल प्रभाव के चलते वर्ष 2021 में इन देशों में धन संप्रेषण में और भी गिरावट आई है। 2021 में कम और मध्यम आय वाले देशों में यह संप्रेषण घटकर 420 अरब डॉलर ही रहने का अनुमान विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में लगाया गया। तो विश्व बैंक की वर्ष 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान विदेशों से संप्रेषण धन की प्राप्ति में शीर्ष स्थान जहां भारत का वहीं 59.5 अरब डॉलर की प्राप्ति के साथ जो है चीन दूसरे स्थान पर है और मैक्सिको जो है तीसरे स्थान पर। शीर्ष 5 देशों ने अगले 2 स्थान यानी कि फिलीपींस और क्या है मेक्सिको हैं। तो ये 5 देशों की गई यहाँ पे लिख रखा है, नहीं 5 से ज़्यादा 10 देशों का लिख रखा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है धन संप्रेषण में और पूर्व वर्ष की तुलना में जो परिवर्तन है वो भी गई यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है भारत, सेकंड नंबर पे चाइना, देन मैक्सिको है और उसका जो है देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में डेटा लिखा है मैक्सिको का। 4 नंबर पे फिलीपींस, देन मिस्र है, पाकिस्तान है, फ्रांस है, बांग्लादेश है, जर्मनी, नाइजीरिया है। तो इस कोविड-19 के दौर में भी भारत को 2020 के दौरान विदेशों से संप्रेषण के रूप में 83.1 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई है और 2019 में से जो है ये आपका 0.2% कम रही है। तो इसमें लिखा है रिपोर्ट के अनुसार भारत को संप्रेषण में 70% की भारी गिरावट यूएई से धन संप्रेषण में आई है, किंतु इसकी भरपाई अमेरिका और अन्य देशों के संप्रेषण से हो गई। तो विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान धन संप्रेषण का सर्वाधिक जो आपका बाह्य प्रवाह अब अमेरिका से रहा और इसके पश्चात यूएई से, फिर आपका सऊदी अरब है, स्विट्जरलैंड है, फिर जर्मनी और चाइना के स्थान है। फिर लिखा है रिपोर्ट के अनुसार भारत में धन संप्रेषण का बाह्य प्रवाह 2020 में 7.0 अरब डॉलर रहा, जो एक वर्ष यानी कि जो 2019 में 7.5 अरब डॉलर था। यहाँ लिखा है खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य गए। तो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 9 जून 2021 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी ने खरीफ फसल वर्ष 2021-22 के लिए 22 फसलों के जो एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की। तो इसमें सर्वाधिक यानी 452 रुपये प्रति क्विंटल जो है तिल में और जो है तुअर और उड़द में 300 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। तिल का दाम जो है 7,307 रुपीज़ प्रति क्विंटल हो गया है। तो गैस यहाँ पे अगर हम बात करें 2021-22 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपीज़ बढ़ाकर कितना 1,940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो गत वर्ष कितना था 1,868 रुपीज़ था। फिर बाजरे की बात है 2,150 बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया है। फिर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसलों की एमएसपी में भी वृद्धि हुई है। रागी का जो एमएसपी है वो 82 रुपीज़ बढ़ाकर 3,377 रुपीज़ और मक्के की 20 रुपये बढ़ाकर 1,870 रुपीज़। अरहर की 300 रुपये बढ़ाकर 6,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। वैसे गाइस आप मूंगफली, सूरजमुखी और नाइजर सीड्स का भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। गाइस यहाँ पे आप पुरानी दर देख सकते हैं, नई दर देख सकते हैं, वृद्धि भी देख सकते हैं, लागत और लाभ भी देख सकते हैं। तो गाइस ये रही आपकी सारी की सारी जो खरीफ की फसलें, यानी कि तुअर, उड़द, धान सामान्य ग्रेड ए का धान हो गया, ज्वार हाइब्रिड हो गया, आपका बाजरा, रागी, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड
फिर है राम तेल, कपास मध्यम, कपास लंबे रेशे वाले। फिर इसमें लिखा है बिटकॉइन। निवेश 2020 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब डॉलर के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है। वहीं चीन जो है आपका दूसरे स्थान पर है गाइस। उसके बाद जापान, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन आदि देश आते हैं। बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में भारत का जो स्थान था गाइस वो था 18वें स्थान। फिर लेकर वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC शामिल। लंदन में स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा 28 अप्रैल 2021 को जारी वर्ष 2021 के लिए वार्षिक ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट में भारत सरकार के स्वामित्व वाली बीमा LIC, ठीक है, LIC वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी। तो इसमें ब्रांड फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांड की पहचान की जाती है। तो रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड पिंग एंड इंश्योरेंस को घोषित किया गया है। फिर सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में क्या लिखा है रिपोर्ट में पोस्ट इंटेलिजेंस कंपनी क्या इटली को दिखाया गया है। फिर लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ दुनिया भर की बीमा कंपनियों के ब्रांड की वैल्यू घटी है। वहीं भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एक मजबूत ब्रांड बनकर उभरा है और दुनिया के 100 सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड में शामिल हुआ है। फिर लंदन स्थित ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की वर्ष 2021 की रैंकिंग के अनुसार LIC की ब्रांड वैल्यू 865 करोड़ रुपए है और जो पिछले वर्ष 13वें स्थान से मजबूत होकर 10वें स्थान पर आ गई। तो ब्रांड के मामले में चीन की पिंग एक शीर्ष स्थान पर है जिसकी ब्रांड वैल्यू होती है 4,479 करोड़ डॉलर है। तो रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 100 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की वैल्यू में 6% की गिरावट हुई और ये 2020 में 462.4 अरब डॉलर से गिरकर 2021 में 433 अरब डॉलर हो गई। तो टॉप 10 सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड में चीन की 5 कंपनियां, यूरोप की 2, अमेरिका की 2, भारत की 1 कंपनियां शामिल हैं। तो LIC की देश में 32 करोड़ से अधिक पॉलिसी हैं और 13 लाख से अधिक इसके एजेंट हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका नेटवर्क है। अब कंपनी इस समय अपना IPO लाने की योजना पर कार्य कर रही है जो आने के बाद देश का सबसे बड़ा जो आपका IPO होगा। तो वैसे यहाँ लिखा है विश्व में 10 सर्वोच्च मूल्यवान बीमा ब्रांड। तो इंश्योरेंस कंपनी और उसके मूल्य आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें सबसे कोई पूछता नहीं है एक्चुअली इतना डेटा, ठीक है। आप ये याद रखिए पिंक एंड इंश्योरेंस चाइना, फिर चाइना लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एलियांस जर्मनी, फिर है AXA फ्रांस, फिर चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस हो गया, कंपनी चाइना हो गया, AIA चाइना हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस हो गया, कंपनी अमेरिका हो गया, प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशन आपका अमेरिका है, पीपल्स इंश्योरेंस कंपनी चाइना है, फिर आपका भारत का LIC है। देखिए हम विश्व के 10 सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड की बात करते हैं तो कंपनी और उसके देश देख लीजिए। एक है पोस्ट इटालियन आपका इटली का है, तो सॉरी इटालियन इटली का है, फिर आपका मैप फायर आपका स्पेन का है, LIC इंडिया का है, पिंग एंड इंश्योरेंस चाइना का है, फिर आपका सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस आपका दक्षिण कोरिया का है, यूनिपाल साई आपका इटली का है, एंड इसमें एफ्लैक आपका अमेरिका का है, हिस्कॉक्स आपका UK का है, फिर है ओल्ड म्यूचुअल आपका दक्षिण अफ्रीका का है, फिर प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशन अमेरिका का। फिर यहाँ लिखा है RBI वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए NGFS नेटवर्क भारतीय रिजर्व बैंक 23 अप्रैल 2021 को सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंस सिस्टम, ठीक है, में शामिल हो गया। तो इस प्रणाली में शामिल होकर RBI को वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक जलवायु जोखिम प्रबंधन में सीखना और योगदान करना है। फिर हाल के दिनों में हरित वित्त में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महत्व ग्रहण किया है। RBI ने NGFS की सदस्यता ग्रहण कर हरित वित्त पर वैश्विक प्रयासों में योगदान करने की इच्छा व्यक्त की है।
NGFS की शुरुआत जो है आपकी 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई। तो ये केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में समर्थन देने के लिए मुख्यधारा विषयक वित्त का प्रयोग करते समय अपने उत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान की इच्छा रखते हैं। तो ग्रीनिंग द फाइनेंस सिस्टम से जुड़ी 83 केंद्रीय बैंक है, जिसमें 75 सदस्य तथा 13 पर्यवेक्षक। तो सरकार ने 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। 13 अप्रैल 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2021 में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य घोषित किया। तो सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 307.31 मिलियन टन निर्धारित किया है। 2020-21 के लिए उत्पादन लक्ष्य 301.92 मीट्रिक टन था। तो सरकार ने 2021-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन को 2% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो सीजन वार्ड लक्ष्य जो है खरीफ सीजन में 151.43 मीट्रिक टन और रबी सीजन के दौरान जो है 155.88 मीट्रिक टन। नीचे तालिका में जो है प्रमुख फसलों के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार है। तो देखते हैं, यहाँ फसल लिखी है, फिर उत्पादन लक्ष्य मीट्रिक टन में लिखा है, फिर फसल लिखा है। तो इसमें गैस किस किस का है, देखिए आपका चावल, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, तिलहन, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, जूट एंड मोस्ता, इनका लिख रखा है। फिर लिखा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 2021 में बढ़कर 19.9% हो गई है गैस, और जो आपकी 19-20 में थी वो 7.8% थी। तो गैस यहाँ लिखा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 8 मार्च 2021 को जारी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जुलाई 2019 से आपका 2020 की अवधि पर आधारित। तो 178 देशों के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जहां शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है, वहीं सबसे लास्ट 178वें स्थान पर दक्षिण उत्तरी कोरिया है। तो लिखा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शामिल जो शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करते हैं तो गैस इसमें सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड है। फिर लिखा सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 देशों में ताइवान का स्कोर देखा 78.6 और यूके का 78.4 है। आपका एस्टोनिया आपका 78.2 स्थान के साथ के स्कोर के साथ 8वें स्थान है। कनाडा आपका 90वें स्थान पर है। डेनमार्क आपका 10वें स्थान पे। तो इन देशों के अलावा अन्य प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्था में अमेरिका जो है आपका 20वें स्थान पे है, जापान 23वें स्थान पे है, जर्मनी 29 पे है, चाइना आपका 107वें स्थान पर है। तो लास्ट 5 की बात करें तो गए सबसे लास्ट में है उत्तर कोरिया, उसके ऊपर है वेनेजुएला, उसके ऊपर है क्यूबा, फिर है स्वीडन एंड देन जिम्बाब्वे है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारा स्कोर है 56.5 और स्थान है हमारा 26वें स्थान पे। वैसे यहाँ पे भारत का ना एशिया प्रशांत देश में आपका 26वें स्थान पे है और वैश्विक स्तर पर हम 121वें स्थान पे हैं। तो ये एक वार्षिक सूचकांक है जिसे 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा जो है पहली बार जारी किया गया था। ये सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है और इसके अंतर्गत गणना करने के लिए स्वतंत्र कानून के शासन, सरकार के आकार, नियामक दक्षता और खुले बाजार सहित 12 विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है और सभी 12 कारकों को 0 से लेकर 100 के पैमाने पर आंका जाता है। तो गैस यहाँ पे इस वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग। इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा गैस और इसके बाद ये वाला पार्ट भी हमारा हो जाएगा ख़त्म। चलिए दोस्तों, फिर यहीं पे इस वीडियो को करते हैं स्टॉप। और यहाँ पे क्या है गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो के लिए गैस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि देखिए इसमें हम लोग क्या और आगे कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन जो मंथली आती है वो आपकी मंथली जो
ज़रा सी तो होती है गाइस, तो वो जो आएगी मंथली हम उसको डालते रहेंगे, ठीक है। और भी है गाइस उसमें, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो गाइस यहाँ पे क्या है, अब लाइन से जो है पिछले 20-25 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी आएंगे, और ये योजना और जो कुरुक्षेत्र आपकी मैगज़ीन है वो भी इसमें आएगी। और फिर उसके बाद हम एक मंथली मैगज़ीन जो है स्टार्ट करेंगे। अभी ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम मंथली मैगज़ीन स्टार्ट करेंगे जो हमारी हमेशा चलती रहेगी। जब तक ये चैनल रहेगा गाइस तब तक आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं स्टॉप, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ।